जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैं तो थर्ड आकर भी सीजीआई बना, बीआर गवई ने छात्रों को दिया खास संदेश, सुनाया अपने बचपन का किस्सा। दलितों पिछड़ों के लिए मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र के दरवाजे बंद किए, कटिहार पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोपी हिरासत में, राजकोट पुलिस ने किए बड़े खुलासे। कट्टी नहीं, इधर ट्रंप ने भारत भेजा नया राजदूत, उधर यूएस ट्रेड डील पर जयशंकर की दो टोक। ट्रंप की बात को सीरियस ले, बेहतर होगा, टैरिफ विवाद पर भारत को निक्की हेली की नसीहत। पुतिन को खुश करने के लिए ट्रंप ने खेला खेल, जेलेंस्की के हाथ में लगा दी बेड़िया, छटपटा रहा यूक्रेन। गाजा में इजराइल के भीषण हमले जारी, हवाई हमले में 33 फिलिस्तीनियों की मौत। जर्मनी के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियां बनाएगा भारत, सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। सुनीता आहूजा ने सिर्फ धर्मेंद्र के कारण की थी गोविंदा से शादी, तलाक की खबरों के बीच एक्टर को बताया टीनेज क्रश। एशिया कप में टॉप ऑर्डर में नहीं खेलेंगे संजू सैमसन, अब कर रहे हैं इसकी तैयारी, पहली कोशिश में फेल। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को गोवा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोवा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में दिए एक भाषण में अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यपालिका से जुड़े तमाम विषयों पर अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम में अपना संबोधन देते हुए उन्होंने कहा कि कार्यपालिका में जज की भूमिका निभाने की इजाजत देना संविधान में निहित सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को कमजोर करने का काम करता है। इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ रहे बुलडोजर एक्शन पर भी अपनी बातों को रखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिनों में सुनाए गए फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि हमने कार्यपालिका को जज बनने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। संविधान न्यायपालिका और विधायिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर को मान्यता देता है। अगर कार्यपालिका को यह अधिकार दिया गया तो वह संवैधानिक ढांचे को गहरी चोट पहुंचाएगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश में राजनीति सरगर्मियां बढ़ गई है। बीते शनिवार को विपक्षी इंडिया महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा कटिहार पहुंची। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी शामिल हुए। कटिहार के कदवा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को नष्ट करना चाहती है और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के अधिकारों पर हमला कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से दलितों और पिछड़ों को सेना और सार्वजनिक क्षेत्र में दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। राहुल ने चेताया कि लाखों बिहारी लोगों के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं और बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बिहार में चुनाव चोरी की कोशिश कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की, एक भी वोट कटने मत दो। सीएम रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमले का आरोपी राजेश अपने आपराधिक मिजाज की वजह से 2021 में तड़ीपार कर दिया गया था। राजकोट पहुंची दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान यह अहम जानकारी मिली है। हमलावर फिलहाल 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। इस पर हत्या की कोशिश के तहत केस दर्ज है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि आरोपी राजेश जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसके बार बार बदलते बयानों में काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। आरोपी सुबह के समय जिन बातों का खुलासा करता है, शाम होने पर उन बातों से मुकर जाता है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी राजेश या तो वाकई में मानसिक विक्षिप्त है या वह जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए नाटक कर रहा है। इस संबंध में पुलिस मनोचिकित्सक की सलाह ले रही है। पुलिस को अब भी उसके डॉग लवर होने की थ्योरी पर संदेह है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, वह सीरियल ऑफेंडर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के रिश्तों को लेकर तमाम अटकलों के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि ट्रेड डील पर बातचीत और मोल भाव लगातार चल रही है। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, कट्टी नहीं हुई है,
लोग आपस में बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेहद करीबी सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत के रूसी तेल खरीदने के मामले पर ट्रंप की घोषणा से पहले कोई चर्चा नहीं हुई थी। रूस से तेल खरीद पर उन्होंने कहा, यह हास्यास्पद है कि व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लोग दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में कोई समस्या है तो उसे न खरीदे। कोई आपको उसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। यूरोप खरीदता है, अमेरिका खरीदता है, इसलिए अगर आपको वह पसंद नहीं है तो उसे मत खरीदे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर जल्द समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जितना जल्दी होगा उतना बेहतर होगा। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में निक्की हेली ने लिखा, दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच दशकों से चली आ रही दोस्ती और भरोसा मौजूदा मतभेदों से आगे बढ़ने की मजबूत नींव है। हेली ने साफ किया कि व्यापार विवाद और रूस से तेल आयात जैसे मसलों पर कठिन बातचीत जरूरी है, लेकिन साझा लक्ष्य सबसे अहम है। उनके मुताबिक चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे दोस्त की जरूरत है। इससे पहले भी निक्की हेली चेतावनी दे चुकी है कि भारत अमेरिका संबंध एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। उन्होंने न्यूज़वीक में लिखे लेख में कहा था कि रूस तेल और टैरिफ विवाद को दोनों देशों के रिश्तों में स्थायी दरार का कारण नहीं बनने देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का में मुलाकात की थी। इस मुलाकात से पहले अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया जो रूस को खुश करने वाला है। वहीं यह कदम यूक्रेन की लड़ाई की रणनीति को सीधा प्रभावित करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने यूक्रेन को अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर करने से रोक दिया है। यानी इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा तक सीमित है, आक्रामक हमले के लिए नहीं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आ रही है जब 3 साल से जारी इस जंग में शांति समझौते की कोशिशों पर अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। वहीं हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि आक्रामकता का जवाब सिर्फ रक्षा से नहीं दिया जा सकता। उनके इस बयान को यूक्रेन को रूस पर हमला करने के एक ग्रीन सिग्नल के तौर पर देखा गया। युद्ध खत्म करने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फिर यूरोपीय नेताओं व यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई बैठकों के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। इसके बाद ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वे रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध या टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल अलग हटकर ये कह सकते हैं कि ये तुम्हारी लड़ाई है। गाजा पट्टी में बेघर और भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर इजरायली हमले जारी है। टेंट में रह रहे और खाना लेने गए लोगों पर हवाई हमले और फायरिंग में शनिवार को 33 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सबसे बड़े शहर गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाकों को अकालग्रस्त घोषित किए जाने के बाद इजरायली सेना ने यह कार्रवाई की है। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने गाजा पर कार्रवाई को लेकर इजरायल पर प्रतिबंध लगाने में सरकार के विफल रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। शनिवार तड़के खान यूनिस शहर के बाहर लगे विस्थापितों के टेंट पर हुए हवाई हमले में 17 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। मारे गए लोगों में आधी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। मारे गए 2 बच्चों के चाचा आवाद अबू अगला ने कहा कि गाजा में कोई भी जगह और कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सभी जगह बमबारी हो रही है, जबकि उत्तरी गाजा में जिकिम क्रॉसिंग के निकट खाना लेने गए लोगों पर फायरिंग में 5 लोग मारे गए हैं। अन्य स्थानों पर हुए इजरायली हमलों में 11 लोग मारे गए हैं। 6 महीने से अधिक समय तक अटके रहने के बाद केंद्र ने रक्षा मंत्रालय और मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड को 6 पनडुब्बियों की खरीद के सौदे पर जर्मन सहयोगी से बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जर्मनी की मदद से इन पनडुब्बियों का भारत में ही निर्माण किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय ने जनवरी में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉकयार्ड को जर्मनी की कंपनी थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के साझेदारी के रूप में चुना था। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने रक्षा मंत्रालय और एमडीएल को इस परियोजना के लिए बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस महीने के अंत तक यह प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। केंद्र के शीर्ष रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया, जिसमें देश के पनडुब्बी बेड़े के रोड मैप और भविष्य पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में अनुबंध वार्ता पूरी हो जाएगी और इसे अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। इस अनुबंध के माध्यम से रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य देश में पारंपरिक पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता विकसित करना है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इस वक्त सुर्खियों में है। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिस पर अपने हाउस हेल्पर के साथ ब्लॉगिंग कर रही है। उन्होंने अब एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपनी जवानी के दिनों में एक्टर धर्मेंद्र पर क्रश था, वह उनकी दीवानी थी। तलाक की खबरों के बीच अपने एक हालिया इंटरव्यू में सुनीता ने स्वीकार किया कि उन्होंने गोविंदा से इसलिए शादी की क्योंकि वह दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जैसे दिखते थे। ईट ट्रैवल रिपीट के साथ बातचीत के दौरान जब सुनीता आहूजा से पूछा गया कि उन्हें शादी से पहले किस पर क्रश था, तो उन्होंने फौरन नाम लिया धर्मेंद्र जी। गोविंदा की बीवी ने बताया, मुझे बाकी पसंद नहीं कोई भी, लेकिन अब मुझे शाहरुख खान अच्छा लगने लगा है। वो मुझे पसंद है, वह एक सज्जन इंसान है। लेकिन जब मैं जवान थी तो मैं केवल धर्म जी को पसंद करती थी। मैंने गोविंदा से शादी ही इसलिए की क्योंकि वह धर्म जी से मिलते जुलते हैं, दोनों पंजाबी हैं। संजू सैमसन पिछले कई समय से T20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर रहे थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि एशिया कप में भी वह इसी पोजीशन पर खेलेंगे। पिछली 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में संजू सैमसन ने 3 शतक जड़े। हालांकि बाकी पारियां ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्हें एशिया कप में इस पोजीशन का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच कुछ अलग है। शुभमन गिल अब ओपनिंग करेंगे। हालांकि संजू ने नई पोजीशन के लिए तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन पहले प्रयास में वह फेल रहे। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम ऐलान के समय साफ किया था कि संजू सैमसन इसलिए ओपनिंग कर रहे थे क्योंकि शुभमन गिल टीम में नहीं थे। अब वह वापस आ गए हैं, यानी पूरी संभावना है कि गिल और अभिषेक शर्मा एशिया कप में पारी की शुरुआत करेंगे। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा और चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आएंगे। 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसलिए विकेट कीपर बल्लेबाज सैमसन के लिए 6ठे नंबर का स्लॉट खाली रहेगा।